हमारे प्यारे और महान भारत देश में 400 से भी ज्यादा टीवी न्यूज चैनल है और जो कि 20 से भी ज्यादा भाषाओं में ब्रॉडकास्ट होता है। दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क रखने के बावजूद भी अब यहाँ के लोगों को मीडिया इंडस्ट्री पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि न्यूज चैनल हेट स्पीच का सबसे बड़ा जरिया है। 100-200 साल बाद अगर इस देश का इतिहास कभी लिखा गया और उसमें अगर इस बात पर विचार किया गया कि ये देश एक मूर्खता के तूफान की जकड़ में कैसे आया था, मुझे लगता है कि उसमें राजनेताओं से कहीं ज्यादा योगदान मीडिया का होगा। अब जब मीडिया लोगों को गुमराह करने का काम करने लगा, लोक महत्व के मुद्दों को कम दिखाने लगा, तो कुछ लोग जिनके पास राजनीति, डेमोक्रेसी, सोसाइटी के बारे में जानकारी थी, उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से अपने वीडियो बनाना शुरू किए। यहाँ तक कि कुछ वे लोग भी जो पहले न्यूज एंकर थे, अब उन्होंने खुद के न्यूज चैनल खोल लिए और लोगों को सही तथ्यों के साथ लोक महत्व के मुद्दे उठा रहे हैं। लोगों ने भी उनके काम को सहारा और सपोर्ट किया और इतना सपोर्ट किया कि धीरे धीरे उनकी ऑडियंस मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों से भी ज्यादा हो गई। वैसे राजनीतिक यूट्यूब चैनल की वृद्धि तो कोविड के बाद हुई, पर इसकी शुरुआत 2016 से ही रिलायंस जियो ने कर दी थी, जब उसने अपने जियो कस्टमर को फ्री में इंटरनेट देने का वादा किया। Will give the power of data to each Indian to fulfill every dream. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र राय। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्चुअल रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया, साथ ही व्हाई इंडियंस आर टर्निंग टू यूट्यूब जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं मीडिया के पुराने रिकॉर्ड को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक इंस्टीट्यूट है जो सन 2002 से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नाम की अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। 2002 से हर साल यह रिपोर्ट पब्लिश हो रही है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडिया का पुराना रिकॉर्ड भी कैसा है। सन 2002 से ही इंडियन मीडिया इंडस्ट्री का कोई खास या कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, पर 2016 से यह प्रदर्शन और भी ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। यहाँ तक कि 2023 तक आते आते बस एक ही बात आती है, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हमसे अच्छी पोजीशन पे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक है, जहाँ की अफगानिस्तान का हाल आपको पता है कि बाकी कैसा है, पर वहाँ की मीडिया इंडस्ट्री हमसे शायद अच्छा काम कर रही है। ये सच्चाई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब सवाल ये उठता है कि आखिर मीडिया ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो जानते नहीं है? जानने के बावजूद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई टीवी न्यूज चैनल लॉन्च करना होता है तो उसके लिए करीब 70 से 80 करोड़ रुपए लगते हैं। उसके बावजूद स्टूडियो होता है जिसमें माइक, कैमरा और सारी चीजें आती है। सैटेलाइट से अपलिंक और ब्रॉडकास्ट कराना होता है। कंटेंट क्रिएटर होता है जिसमें कि स्टाफ, एडिटिंग टीम और बहुत सारे लोग होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फीस भी लगती है, मार्केटिंग प्रमोशंस भी करना होता है। इसके बावजूद धीरे धीरे आते आते पूरा 300 से 400 करोड़ तक का खर्चा हो जाता है एक टीवी न्यूज चैनल को चलाने के लिए। तो अब इतना ज्यादा जब भी कभी पैसा लगेगा तो जो इसमें पैसा लगाने वाले हैं वो हमेशा चाहेंगे कि प्रॉफिट हो, क्योंकि बिजनेस जब चलता है पूरा प्रॉफिट पे ही चलता है। अब इनकी जो कमाई का जरिया है वो तो एक तो है सब्सक्रिप्शन, दूसरा है एड। आप जितनी ज्यादा टीआरपी होती है उतनी ही ज्यादा आपको ऐड मिलते हैं और ऐड के लिए उतनी ही ज्यादा आप फीस चार्जेस भी करते हैं। इसलिए जो न्यूज है वो इंटरटेनमेंट की ओर शिफ्ट होती जा रही है। इसलिए अब एंकर कम एक्टर ज्यादा आ गए हैं। आपने वो वीडियो भी देखा होगा, अभी नहीं देखा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हालात हो सकते हैं, यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो 3 चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं? एनडीआरएफ की इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो नीचे आप देख रहे हैं समंदर है, समंदर की जो लहरें हैं वो तो अभी तेज उठ रही हैं, लेकिन कल ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, चाहे वो स्टूडियो का वीडियो हो उनका या बाहर जो एक्टिंग ही करते हैं, क्योंकि न्यूज रिपोर्टिंग तो करनी रही, क्योंकि एक्चुअल में न्यूज दिखाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। लोगों से मिलना पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है। अब क्योंकि एंटरटेनमेंट होता जा रहा है तो एकदम स्टूडियो में बैठे ही सब कुछ हो जा रहा है। वैसे मेरे तरफ से मीडिया वालों को एक सुझाव भी है कि अब तो एआई भी आ गई है, अब इतना ज्यादा तामझाम करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। बैकग्राउंड पूरा बदल जाता, जैसे कि मैंने भी बदला हुआ है। अगर मैं आपको 2015 से 2020 तक का एक डाटा दिखाऊं जिसमें इलेक्शन में पार्टियों में कितना खर्च किया है, यह डाटा 18 पार्टियों का है, जिसमें से 7 नेशनल पार्टी हैं और 11 रीजनल पार्टी हैं। तो करीब 6,500 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च हुआ है। अगर जानकर हैरानी होगी कि 50% से भी ज्यादा पार्टियों ने पब्लिसिटी पे पैसा खर्च किया है। 3,400 करोड़ सिर्फ पब्लिसिटी पे पार्टियों ने खर्च किया है। और अगर हम डिटेल में बात करें तो 2,000 करोड़ बीजेपी पार्टी ने पब्लिसिटी पे खर्च किया है, 560 करोड़ कांग्रेस ने खर्च किया है, बाकी अदर पार्टी भी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी खुद इनके कस्टमर है।
इसलिए ये अब अपने ही कस्टमर की बुराई कैसे कर सकती है, ये एक सवाल भी होता है। ये तो सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी मीडिया चैनल है एक ही पार्टी की तारीफ कर रहे होते हैं, सारे के सारे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसी की पक्ष ले रहे होते हैं। तो इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि कुछ मीडिया न्यूज चैनल है उनके मालिक खुद गवर्नमेंट में काम करने वाले नेता हैं। जैसे कि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्र बीजेपी के मेंबर हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, और रिपब्लिक टीवी के को फाउंडर अर्णव गोस्वामी और राजीव चंद्रशेखर भी हैं। अर्णव गोस्वामी को तो आप जानते होंगे कि सीनियर एडिटर हैं, पर राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के मेंबर हैं और राज्यसभा में सांसद भी हैं। अब इनका जो मेन कारण है वो ये भी है कि अपने ही मालिक के खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं, जबकि आपका मालिक ही गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, तो आप उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं। मेन वजह एक ये भी है, अगर मैं टॉप टीआरपी न्यूज चैनल की बात करूं तो जी न्यूज और रिपब्लिक टीवी टॉप 5 में ही आ जाते हैं। और सोचो जो सबसे ज्यादा चलने वाले टीवी है वो किनके हैं, गवर्नमेंट के खुद हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये टीवी न्यूज चैनल गुमराह करने का काम कैसे कर रहे हैं, क्या कोई नया तरीका है या कोई पुराना ही तरीका इन्होंने प्रयोग में लिया है। तो मैं आपको बता दूं, हर न्यूज चैनल पे डिबेट होती है और डिबेट में भी ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं जो भड़काऊ भाषण देते हो, जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो, लड़ने झगड़ने लगते हो। इसलिए एक ही व्यक्ति को डिबेट में अलग अलग नामों के साथ साथ अलग अलग उनके काम दिखाकर भी पेश किया जाता है। इंडिया की टॉप 5 टीआरपी वाले चैनल की मैंने लिस्ट निकाली, फिर उनके चैनलों पे जाके देखा कि आखिर इनके चैनल पे चल क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपको क्राइसिस के बारे में पता ही होगा, कितना बड़ा क्राइसिस हो गया जिसमें सारी मीडिया शांति। वीडियो लीक होने की बात भी हमारे यहाँ की मीडिया चैनल क्या दिखा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट पे देखिए, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मणिपुर से ज्यादा कवर तो सीमा हैदर को किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान से महिला आई है जिसने हिंदुस्तान के एक लड़के से शादी कर ली, उसको ज्यादा कवर मिल रही है, यहाँ तक कि मणिपुर को छोड़ के। न्यूज लॉन्ड्री टीम ने न्यूज में बैठे हुए मुलाओं के बारे में पता किया, उनसे जाकर मिले तो कुछ नई नई चीजें बाहर निकल के आई। जैसे कि मौलाना है हजीब गुलाम सरवर, जो बताते हैं कि वो मौलाना है ही नहीं है, ना ही कोई मुस्लिम धर्म गुरु है, बल्कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और मीडिया वालों की तरफ से उन्हें खुद बुलाया जाता है। एक और डिबेट में बैठने वाले दूसरे मौलाना साजिद रशीदी बताते हैं कि डिबेट में बैठने के लिए उन्हें पैसा मिलता है। जब वे डिबेट में नहीं पहुंच पाते हैं तो न्यूज चैनल वालों की खुद पर्सनल गाड़ी उनके पास आती है, उनको लेके जाती है। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि न्यूज में बैठने के लिए या डिबेट में बैठने के लिए उनको बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। वो एक अपना किस्सा शेयर करते हैं कि एक बार जब न्यूज एंकर ने एक मौलाना को इशारा दिया तो मौलाना भड़क गए और कुछ एग्रेसिव ज्यादा ही हो गए। और ये देखिए आ रहे हैं रोमन रेंज। थोड़ी देर बाद उन्होंने एंकर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नहीं, ठीक किया ना। और वो आगे बताते हैं कि कई बार जब वो डिबेट में नहीं पहुंच पाते हैं तो न्यूज वालों की खुद गाड़ी उनके पास आती है, उनको ले जाती है। पर अभी वो ये भी बता रहे हैं कि अब न्यूज चैनल वाले बहुत चतुर हो गए हैं, अब वो पैसा नहीं देते, क्योंकि गली गली नए नए बहुत सारे मौलाना पैदा होने लगे हैं। अब धीरे धीरे देश की जनता बाकी परेशान होने लगी थी, उनका न्यूज इंडस्ट्री से विश्वास पूरी तरह से उठ गया था। तब कुछ यूट्यूबर बाहर निकल के आते हैं और सही तथ्यों के साथ सेंसिटिव इश्यूज को बहुत ही सही तरीके से आराम से एक्सप्लेन करते हैं और लोगों ने इनके काम को सराहा, उन्हें सपोर्ट किया। पर सही काम हो और उनको प्रॉब्लम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें यहाँ तक कि डेथ थ्रेट तक का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी वो लोग काम करते रहे और उन्होंने अपना काम चालू रखा। राजनीतिक यूट्यूबर नुपुर पटेल हैं जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया और गवर्नमेंट हो चाहे पार्टियां हो या कोई भी गलत इश्यूज है उसको क्रिटिसाइज किया और सही व्याख्या की। वो बताते हैं कि उनकी सोसाइटी के नीचे लोग आ जाते थे, उनको नीचे बुलाते थे। एक बार तो इतना तक हो गया कि उनकी मां ने 10 दिन तक उन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया। एक और यूट्यूबर है रुड्डुर राय, जिन्हें कलकत्ता से अरेस्ट तक कर लिया गया था। ऐसे इंडिया के सबसे बड़े राजनीतिक यूट्यूबर ध्रुव राठी ने जब केरला स्टोरी मूवी के बारे में बताया तो उनको, उनकी फैमिली को बहुत सारी धमकियों का सामना करना पड़ा। पर यह तो राजनीतिक यूट्यूबर का एक पक्ष था जो कि चंद यूट्यूबर है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि नफरत और गलत तथ्यों के साथ व्याख्या करती हैं और उन्हें गुमराह करने का जिम्मा उठाया हुआ है। और अगर हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें कि आखिर इसका सॉल्यूशन वाकई है क्या, इसका सॉल्यूशन सिर्फ सिंपल सा है कि हमें खुद अपने मुद्दों पे आगे उठना पड़ेगा, हमें अपनी बात करनी पड़ेगी। आपको याद होगी सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई का मिलना, लोकपाल जैसा पद होना। लोकपाल का पद भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो कि उनकी जांचें करता है और उनकी
पूरी रिपोर्ट वगैरह तैयार करता है। और आजादी के बाद सबसे बड़ा एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन। अगर आपने उसमें प्रधानमंत्री के ट्वीट को देखा हो तो उन्होंने यही कहा था कि हम देश की बहुत बड़ी आबादी को विश्वास दिलाने में असमर्थ रहे। जब आप अपने खुद के मुद्दे उठाने लगेंगे, आप खुद मुद्दों के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे टीवी चैनल लॉन्च हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हो रहे हैं और ये कहानी आगे भी बढ़ती रहेगी।